जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में, बिजनेसेस में, इवन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जब हम शख्सी लेवल पे, ज़ाती सतह पे भी और इज्तिमाई लेवल पे या फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी लेवल पे जब कोई फ़ैसले करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा दखल होता है। जो आलम है, जिसके पास नॉलेज है, रोशनी है, अमूमन वो रैशनल सही फ़ैसले करते हैं और वो दुनिया में फ़ायदे भी उठाते हैं। ठीक है, वो मसलतन सम टाइम खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो जिस तरह हम जानते हैं कि रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एक जानने वाला, एक आलम आदमी वो गुमराह आदमी से, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उससे बहरहाल काफ़ी दर्जे बेहतर है। अगली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी मीन बनी नोई इंसान की हमारी फजीलत, हमारा अशरफुल मखलूक़ात होना, वो भी इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास अख्तियार है। हाकमियत तो नहीं कह सकते, हाकमियत तो खैर अल्लाह के पास है। हमारे पास अख्तियार है, अथॉरिटी है। हम नफ्स लवामा, नफ्स अमारा में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हम अच्छाई का फ़ैसला भी कर सकते हैं, हम बुराई का भी फ़ैसला कर सकते हैं। ये अल्लाह ने हमें अख्तियार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद हम अच्छाई की तरफ जाते हैं। हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। कानून, अखलाकियात और ज़वाबत के हम अपने आप को पाबंद बनाते हैं और मैं समझता हूँ कि इसी में ही इंसानियत की बका है, इसी में ही अमन और सलामती है, इसी में ही मैं समझता हूँ कि फलाह है और उखरवी जो दायमी कामयाबी है वो भी इसी में है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि आज मैंने जो एजुकेशन सिस्टम के 10 मेजर कंपोनेंट्स आपके सामने बयान करने हैं, क्योंकि अभी हम एजुकेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जिस पे हमने बात करनी है। तो एजुकेशन सिस्टम को हम कभी भी इंसानी ज़िंदगी से, हुकूमत से, गवर्नमेंट से, सरकार से, एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी सूरत में हम अलग नहीं कर सकते। तो गोया जब मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के कारोबार भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इसी एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट, सरकार, डीप स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग ये भी इसमें इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल दे के अपनी बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मुतालिया पाकिस्तान के टीचर हैं या पाकिस्तान का हम रैशनल मुतालिया नहीं कर सकते। मुतालिया मीन हम उस पर रिसर्च नहीं कर सकते कि कायद-ए-आज़म को उनके आखिरी अय्याम में ज़ियारत में क्यों भेज दिया, ना वहाँ पे कोई बहुत अच्छी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ थी, ना वहाँ पे कोई सिचुएशन था, ना वहाँ पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट की ही कोई एक्सेप्शनल फैसिलिटी अवेलेबल थी। हालांकि लंदन भी जा सकते थे, पेरिस जा सकते थे, न्यूयॉर्क जा सकते थे, लेकिन ज़ियारत में उन्हें भेजा। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की तरफ चली गई। कई सारी चीज़ें हमें पता है कि वो हमूद रहमान कमीशन के थ्रू और वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया में हक़ाइक़ से जब पर्दा उठता है तो कई सारी चीज़ें अय्यां हो जाती हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट का, हुकूमत का, सरकार का, एस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का बहरहाल बड़ा इन्फ्लुएंस है इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में, अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाने में और लोगों को अपनी मर्ज़ी की तालीम देने में, उनकी तरबियत करने में, अपनी मर्ज़ी का रोड मैप देने में, बनी नोए इंसान को या लोगों को, अवाम को एक मखसूस डायरेक्शन में ऑपरेट करने में उनका बहरहाल एक रोल है। और उस रोल को प्ले करने में वो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का और एजुकेशन सिस्टम का बहरहाल वो सहारा लेते हैं। जिस तरह वो गवर्नमेंट में जब हुकूमत बनती है तो उसमें पार्लियामेंट जब डिज़ाइन होती है, जुडिशल सिस्टम में जब फैसले होते हैं, जब वजारतें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसी तरह से जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल हो, वो बहरहाल इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा फैक्टर इसमें रिलीजन का है। ये कभी भी नहीं हुआ इंसानी तारीख में
कि ये धरती मीन, ये ज़मीन मीन, ये पूरा जो अर्थ का ग्लोब है, ये जो पूरी दुनिया है, ये कभी भी मज़हब के इन्फ्लुएंस से ये मावरा नहीं रही। क्यों नहीं रही? इसमें मैं समझता हूँ एक खैर का और अच्छाई का पहलू पोशीदा है कि अल्लाह पाक ने अपनी तरफ बुलाने के लिए हमेशा अंबिया के थ्रू बनी नौ इंसान की हुज्जत तमाम किए रखी कि हर कौम के पास एक मसीहा, एक पैगंबर, एक नबी आया जो उन्हें रोशनी और हदायत की तरफ बुलाता रहा। तो गोया जो बनी नौ इंसान है, इसके किसी भी अहद में, किसी भी ज़माने में मज़हब बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहा है। इसको अगरचा हमने एक पर्टिकुलर शेप दे के या सेगमेंट दे के इसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, हमने इसको हुकूमत से भी निकाल दिया, हमने लोगों की इज्तिमाई ज़िंदगी से भी निकालने की कोशिश करते हैं, हम इसको लोगों की शख्सी और ज़ाती मामला कहते हैं, हालांकि ये टेक्निकली असूली एतबार से ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने एजुकेशन सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स की बात करनी है। तो वो 10 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं जिनकी बुनियाद पे पूरा जो हेल्थ जो इस पूरी दुनिया में जो एजुकेशन का सिस्टम चलता है, हाँ वो चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे दूर दराज के को मज़ाफ़ाती एरिया हो, दुनिया के हर खिते में, हर इलाके में किसी भी शक्ल का कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम मौजूद होगा। तो उस एजुकेशन सिस्टम के 10 मेजर कंपोनेंट हैं। सबसे जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, लर्नर होने चाहिए कि जिन्होंने आके वहाँ पे एजुकेशन गेन करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़, अपने स्किल इम्प्रूव करने हैं या गेन करने हैं। दूसरा कंपोनेंट फैकल्टी होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, ट्रेनर वहाँ पे होंगे जो आप आके इंस्ट्रक्शन देंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट करेंगे। तो गोया फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ, ये दूसरा कंपोनेंट है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। जो तीसरा कंपोनेंट है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लाइब्रेरी है, उसका ऑडिटोरियम है, उसका प्लेग्राउंड है, जिम्नेजियम है, फिर लेक्चर थिएटर है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन सिस्टम का फंडामेंटल कंपोनेंट है। जो चौथा कंपोनेंट है वो एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई इस्लामिक स्टेट है तो उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोर्स ऐड नहीं करेंगे जो इस्लाम के, कुरान के, हदीस के मुनाफी हो। हाँ, अगर क्रिश्चियन स्टेट है तो डेफिनेटली वहाँ पे वो क्रिश्चियन स्टेट्स या क्रिश्चियन रिलीजन के अगेंस्ट को ऐसा कंटेंट वो नहीं वहाँ पे ऐड करेंगे कि जो उस कौम को, उस लर्नर को, उस सोसाइटी को एक्सेप्ट ना हो। तो ये क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके जो डिसीजन करने वाले लोग गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, कौम और नेशन है, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी वो लोग सारे मिलके इस पूरे ऑर्गेनोग्राम को, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो गोया वहाँ पे जो करिकुलम भी डिज़ाइन होगा वो भी उसी सतह पे, उन्हीं एंगल्स पे, उन्हीं खदो खाल में तामीर होगा जिस खदो खाल में उस कौम का, उस मुल्क का, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशन है, जो उनके साथ कंपेटिबल होंगे। उसका मोड डिज़ाइन होगा कि उसका मोड कौन सा होना चाहिए, कि यहाँ पे ऑनलाइन, वर्चुअल, डिस्टेंस एजुकेशन होगी या फिज़िकली स्टूडेंट्स आएंगे और जिस तरह ट्रेडिशनल क्लास वर्क होता है, प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट होती है, उस तरह का वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होगा। तो ये भी बहरहाल वहाँ पे डिसाइड होगा कि एजुकेशन का मोड कौन सा होगा। जो अगला पार्ट है वो उस इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन का की गवर्नेंस है, उसको कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन सी होगी। वो क्या गवर्नमेंट होगी, सेमी गवर्नमेंट होगी, कोई ट्रस्ट होगा, या वहाँ पे कोई फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पूरे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या उस पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर करेगी। हमें पता है कि कई सारी ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो चाहे क्रिश्चियंस की हों, मुस्लिम की हों, हिंदूज़ की हों, बुद्धिस्ट की हों, वो भी एजुकेशन सिस्टम को लुक आफ्टर करती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पे जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन
कहते हैं उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उनका स्टाफ है, HR है, फिर रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, वो उनका अपना एक सिस्टम है जिसके मुताबिक वो चलते हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर का अपना एक सिस्टम मौजूद है। इसी तरह जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंडिंग अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से आती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी डिसीजंस में, अपने स्टाफ की रिक्रूटमेंट में, अपने डिसीजन में, अपने प्रोजेक्ट में वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, अगला जो उनका सिस्टम है वो इस एजुकेशन सिस्टम का जो अगला कंपोनेंट है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इंटरनल सिस्टम है, उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट कैसे होगा, बजट की एलोकेशन और फंडिंग ग्रांट्स वो किस तरह से आएंगी और डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर है, उनकी एडमिशन है, उनकी टीचिंग है, क्वालिफ़िकेशन के बाद उनकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट तक अमूमन ये सिस्टम चलता है। तो गोया जो इस पूरे जो सिस्टम की जो प्रोडक्ट है वो तो स्टूडेंट्स ही है ना, स्टूडेंट को स्किल देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। तो यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं। वो लर्न करने के बाद जब ग्रेजुएट होते हैं, कन्वोकेशन होती है, तो उनको सर्टिफिकेट अवार्ड होता है, डिग्री दी जाती है। वो अपने पर्टिकुलर स्किल को गेन करते हुए फिर अपने जो भी उनका प्रोफेशन, डिसिप्लिन, फील्ड, एरिया है, वहाँ पे जाके वो अपनी स्किल्स को डिलीवर करते हैं। जो अगला कंपोनेंट है एजुकेशन सिस्टम का वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन जिस तरह मैंने कहा प्रोडक्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन की या एजुकेशन सिस्टम की जो रिकॉग्निशन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके स्टूडेंट्स होंगे। जिस इंस्टीट्यूशन का, जिस एजुकेशन सिस्टम का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, लेटेस्ट होगा, एडवांस होगा, ज़्यादा कंपैटिबल होगा, मौजूदा जो दौर के तकाज़े हैं, इंडस्ट्री के, बिज़नेस के, लोगों के, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक होगा, उनके ग्रेजुएट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोफेशनली अपने अपने फील्ड में डिलीवर करेंगे। तो ऐसे ना सिर्फ स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं बल्कि ऐसे अदारों का भी नेक नाम मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर इस एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट क्या है? इसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। इसका इन्फ्लुएंस बहरहाल सोसाइटी के अंदर मौजूद होता है। हमें पता है कि जब किसी मिलिट्री एकेडमी के कैडेट निकलते हैं तो उनकी फाइटिंग स्किल से हम डिटरमिन करते हैं कि इनकी स्किल किस लेवल पे एस्टेब्लिश या उन्होंने डेवलप की है। इसी तरह से फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, सिविल इंजीनियर हैं, IT के एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे लोग जब अपने अपनी फील्ड में परफॉर्म करते हैं तो फिर पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो गोया जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन होती है, कन्वोकेशन होगा, कन्वोकेशन होने के बाद जब अपने फील्ड में जाके परफॉर्म करेंगे तभी हम एज्यूम करेंगे कि इनके जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सिर्फ यही नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बल्कि वो जब अपने फील्ड में, डिसिप्लिन में, एरिया में जाके डिलीवर करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को बदल के रख देते हैं। या हमने जिस तरह हम देख रहे हैं IT के जो लोग हैं वो फंडामेंटल बेसिक चीज़ें लर्न करके उसी IT की दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कवर करके एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियर्स आजकल सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना का है। तो हमें चाइना के जो बिजनेसेस हैं या उनके टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या उनकी फैकल्टी है या उनकी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जिसने इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए कि उसको देख के इंसानी अकल दंग रह जाती है। तो डेफिनेटली ये उन्हीं टीचिंग इंस्टीट्यूशन का या एजुकेशन सिस्टम का एक रोल है कि जिसने इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी तब्दीली बर्पा कर दी। इसी तरह की हम देखते हैं कि रिलीजन में भी, वो पर्टिकुलर फ़िक्र में भी, वो डिफरेंट जो आइडियालॉजीज़ हैं, वो चाहे पोइट्री हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, फ़िलासफ़ी हो, उसमें भी जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें ज़रूर उनके टीचर्स का, उनके मुर्शद का, उनके पीर का, उनके गुरु का एक रोल बहरहाल मौजूद होता है। जो आखिरी है
वो उसका, ये तो उसकी इम्पैक्ट की बात होगी। जो नाइन्थ कंपोनेंट है उसका माशरे के अंदर, सोसाइटी में, इस पूरी दुनिया में उनका इम्पैक्ट क्या होगा। आखिरी जो है वो हम इसको मिसलिनियस के नाम से एक कैटेगरी बना दी कि इस एजुकेशन सिस्टम को हमें पता है ड्राइव करने वाले भी कई सारे फैक्टर्स हैं। वो कौन से फैक्टर हैं? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, वो कोई रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, वो कोई पार्टिकुलर बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं कि जो अपनी मर्ज़ी के कुछ चीज़ें ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कैंसर के अगेंस्ट मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसी ग्रांट दे देंगे, फंडिंग कर देंगे, मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को अपनी मर्ज़ी की स्टडी भी वो लेने की कोशिश करेंगे और वो किसी मखसूस फील्ड में डेवलपमेंट भी एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। वो चाहे डोजेज फार्म की हो, चाहे किसी नई ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और डिस्कवरी की हो, वो कोई किसी भी तरह की कोई रिसर्च हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। तो गोया जो बिजनेसेस हैं, जो कॉरपोरेट बिजनेसेस हैं, वो भी इस एजुकेशन सिस्टम पे इन्फ्लुएंस करते हैं और वो भी इसको एक डायरेक्शन देते हैं। वो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल उसका भी एक रोल है इस एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने में। तो गोया ये 10 डिफरेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं। ये कंपोनेंट मिलके पूरा एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा ऑर्गेनोग्राम तामीर करते हैं। और ये फिर ऑर्गेनोग्राम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा रैशनल होगा, उतनी ही वो इंसानी ज़िंदगी में, मुल्क में, सिविलाइजेशन में, कम्युनिटी में ज़्यादा मजबूत और इन्फ्लुएंशियल किरदार अदा करने की पोजीशन में आएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।